इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में। किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या होती है? ये होता है अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। अगर कोई हमसे किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन जानना चाहता है तो वो ये जानना चाहता है कि उसमें कितना सोल्यूट की कितनी मात्रा एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में डिसॉल्व है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन की कॉम्पोजिशन ऑफ सॉल्यूशन मतलब कि उसमें जितने भी सोल्यूट हैं और सॉल्वेंट हैं उन सब के बारे में, किसी भी सॉल्यूशन की कॉम्पोजिशन उन सब के बारे में हमें उसकी कंसंट्रेशन से पता लग जाता है। कॉम्पोजिशन ऑफ द सॉल्यूशन इज डिटरमाइंड बाय इट्स कंसंट्रेशन। तो अब ये जो कंसंट्रेशन टर्म होती है किसी सॉल्यूशन की, इसको हम क्वालिटेटिवली एज वेल एज क्वांटिटेटिवली डिस्क्राइब कर सकते हैं। लेट अस एज्यूम हमारे पास सॉल्यूशंस हैं। हमने ये 4 सॉल्यूशंस लिए हैं। इसमें जो कलर आ रहा है सॉल्यूशन का वो सोल्यूट के कारण आ रहा है, ठीक है। सोल्यूट के कारण कलर आ रहा है सॉल्यूशन में। और सोल्यूट की क्वांटिटी फिर हम कह सकते हैं कि इसमें सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट है। इसमें उसके कंपैरेटिवली कम, इसमें उससे कम, और इस वाले सॉल्यूशन में सबसे कम लोएस्ट सोल्यूट की क्वांटिटी है, ठीक है। और सॉल्वेंट जो है वो सॉल्वेंट सब में सेम है। तो हम क्या देख रहे हैं कि इस वाले सॉल्यूशन में सोल्यूट सबसे ज्यादा है, तो ये क्या हुआ, सबसे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हुआ। इसके कंपैरेटिव ये वाला जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन 2, ये सॉल्यूशन नंबर 1 के कंपैरेटिवली कम कंसंट्रेटेड है। और ये थर्ड सॉल्यूशन सेकंड और फर्स्ट दोनों के कंपैरिजन में कम कंसंट्रेटेड है, और ये फोर्थ सॉल्यूशन सबसे कम कंसंट्रेटेड है। तो हमने देखा कि जैसे 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 सोल्यूट की क्वांटिटी इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे सॉल्यूशन मोर कंसंट्रेटेड हो रहा है, ठीक है। तो अब हम सॉल्यूशन नंबर 1 और सॉल्यूशन नंबर 4 को देखते हैं। अब ये सबसे ज्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है तो हम इसे कहेंगे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। और ये जो फोर्थ है ये सबसे कम कंसंट्रेटेड है, और ये जो सबसे कम कंसंट्रेटेड है उसको हम कहेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। ओके, इसके लिए टर्म होती है डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्वालिटेटिवली हम कंसंट्रेशन को डिफाइन कर सकते हैं एज डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन जिसमें रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट हो। अब देखो इन सब के कंपैरिजन में इसके पास सबसे कम क्वांटिटी थी सोल्यूट की, ठीक है, सबसे कम अमाउंट थी सोल्यूट की, तो ये हुआ रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट, तो इसको हम कहेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। और अगर रिलेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्यूट हो तो उसको हम कहेंगे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। एक और एग्जांपल लेते हैं हम। लेट्स सपोज हमारे पास एक गिलास पानी है, इसमें डाला 1 स्पून ऑफ सॉल्ट, ठीक है, सॉल्ट सॉल्यूशन बन गया हमारे पास। हमने यहाँ पे लिया 1 स्पून ऑफ सॉल्ट, ठीक है, इसको मान लेते हैं हम सॉल्यूशन ए। हमने एक और सॉल्यूशन लिया 1 ग्लास वाटर, और इसमें हमने डाला 3 स्पून ऑफ सॉल्ट, 3 स्पून ऑफ सॉल्ट, ये मान लेते हैं सॉल्यूशन बी। अब बताओ, अब इन दोनों में से मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कौन सा हुआ और डाइल्यूट सॉल्यूशन कौन सा हुआ? तो हमने सॉल्वेंट की क्वांटिटी तो इक्वल है, दोनों 1 ग्लास ऑफ वाटर थे, सॉल्वेंट की क्वांटिटी इक्वल है, लेकिन इसमें हमने 3 स्पून डाले, सॉल्यूशन बी में 3 स्पून डाले, मीन सोल्यूट ज्यादा है, और सॉल्यूशन ए में हमने 1 स्पून ऑफ सॉल्ट डाला, सॉल्यूशन बी के रिलेटिव में कम है। तो सॉल्यूशन बी हुआ हमारे पास कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन ए हुआ हमारे पास डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब ये जो हमने क्वालिटेटिवली स्टडी किया कंसंट्रेशन टर्म्स को, इससे हमें सिर्फ एक रफ आइडिया मिला, इससे हमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, और साइंटिफिक टर्म्स में ये हमारे लिए उतना वैल्यूएबल नहीं होता। क्वांटिटेटिव कंसंट्रेशन टर्म्स। अब क्वांटिटेटिव कंसंट्रेशन टर्म्स को बताने के हमारे पास अलग अलग मेथड्स हैं। एक ही सॉल्यूशन को हम अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं।
इन सब टर्म्स को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास कुछ और टर्म्स हैं, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, स्ट्रेंथ। ये टर्म्स हम इस वीडियो में नहीं पढ़ेंगे, हम किसी और वीडियो में पढ़ेंगे। ये टर्म्स हमें यूज होंगी प्रैक्टिकल्स में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। और ये जो टर्म्स हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, ये हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए और हमारे बोर्ड एग्जाम्स में बहुत काम आएंगे। अब इन सब कंसंट्रेशन टर्म्स को हम डिटेल्स में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारे पास मास परसेंटेज। अब किसी भी कंपोनेंट के मास के बारे में बात करेंगे, उसकी परसेंटेज की टर्म्स में, तो उसको हम कहेंगे मास परसेंटेज। इसको हम डोनेट करते हैं W/W से। तो मास परसेंटेज ऑफ द कंपोनेंट क्या हुआ, हम कह सकते हैं ये है मास ऑफ दैट कंपोनेंट इन सॉल्यूशन डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। अब ये कंपोनेंट कुछ भी हो सकता है, कोई भी सोल्यूट हो सकता है या सॉल्वेंट हो सकता है। ठीक है, किसी भी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट का मान लो मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट। ठीक है, हमें फाइंड करना है, तो ये होगा मास ऑफ द सोल्यूट इन द सॉल्यूशन डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट का मास। तो परसेंटेज है तो हम करेंगे इनटू 100। अब एग्जांपल से समझते हैं, मान लो अगर हो 20%, हम मास परसेंटेज को कैसे डोनेट करते हैं, W/W से। अगर कभी हमें जैसे 20% के ब्रैकेट में लिखा मिल जाए W/W, तो इसका मतलब वो मास परसेंटेज के बारे में बात कर रहा है, किसी भी सोल्यूशन के मास परसेंटेज के बारे में बात कर रहा है। 20% W/W सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर। अच्छा, यहाँ पे एक और बात मैं बताऊं, ये अगर लिखा हो ग्लूकोज इन वाटर, कोई भी सोल्यूशन इन वाटर हो तो हम उसे एक्वस सोल्यूशन भी कह सकते हैं, एक्वस सोल्यूशन भी कह सकते हैं। ठीक है, और अगर कहीं पे एक्वस सोल्यूशन लिखा हुआ हमें मिल जाए, अगर मान लो ऐसा लिखा होता 20% एक्वस सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, इसका मतलब भी यही हुआ 20% सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर। चलो देखें, अब इसका मतलब क्या हुआ, 20% सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर, इसका मतलब हुआ 20 ग्राम हमारे पास सोल्यूट होगा। तो ये वेट बाय वेट परसेंटेज है, तो टोटल सोल्यूशन कितना होगा हमारे पास, 100 ग्राम हुआ हमारे पास सोल्यूशन, और उसमें से जो बचा 80 ग्राम वो होएगा हमारे पास सॉल्वेंट। यहाँ पे सोल्यूट क्या है, ग्लूकोज। यहाँ पे ये कह रहा है ना 20% सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज मीन्स 20 ग्राम सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर। वाटर क्या हुआ, 80 ग्राम वाटर, और ये कंपोज करेगा पूरा 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, ग्लूकोज सोल्यूशन। तो ये हुआ 20 ग्राम ग्लूकोज इन 80 ग्राम ऑफ वाटर टू मेक 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। ये है वॉल्यूम परसेंटेज। तो हम इसमें वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे। तो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट कुछ भी सोल्यूट या सॉल्वेंट, ये क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ दैट कंपोनेंट इन सॉल्यूशन डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। फिर से परसेंटेज है तो मल्टीप्लाई बाय 100। मान लो अगर हमें यहाँ पे निकालना हो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूट, तो ये होगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। अगर हमें निकालना है वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट, तो ये होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। इसको हम डोनेट करते हैं V/V से, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे हम अगर लिखा हो 10% V/V मीन से यहाँ पे बात कर रहा है वॉल्यूम परसेंटेज के बारे में। 10% ऑफ सोल्यूशन ऑफ इथेनॉल इन वाटर। ठीक है, 10% सोल्यूशन ऑफ इथेनॉल इन वाटर, इसका मतलब क्या हुआ, 10 ml होगा हमारे पास इथेनॉल। टोटल सोल्यूशन परसेंटेज में बात कर रहे हैं तो लेट्स टेक 100 ml होगा हमारे पास टोटल सोल्यूशन। ये सोल्यूशन क्या है, इथेनॉल इन वाटर। ठीक है, तो हमारे पास बचा हुआ 90 ml हुआ वाटर। ठीक है, तो क्या हुआ, 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मतलब हुआ 10
ml 10 ml of ethanol in 90 ml of water to make 100 ml of solution. Clear? नेक्स्ट टर्म हमारे पास आती है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, मास होगा तो W, जैसे हमने मास बाय मास परसेंटेज में देखा था, वॉल्यूम होगा तो V। तो इसको हम डोनेट करेंगे W बाय V से। तो ये होता है, क्या होता है, तो ये होता है मास ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ द सोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल हमें दे रखा है 10% W बाय V, 10% W बाय V शुगर सोल्यूशन इन वाटर। नेक्स्ट कंसेंट्रेशन टर्म है हमारे पास पार्ट्स पर मिलियन, जिसको हम शॉर्ट में ppm भी कहते हैं। तो ये होता है पार्ट्स पर मिलियन। अभी तक जो कंसेंट्रेशन टर्म्स अब तक हमने स्टडी करी है वो हमने स्टडी करी है परसेंटेज में, तो उसका मतलब होता था मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसमें है हमारे पास पार्ट पर मिलियन, तो पर मिलियन मतलब 1 मिलियन जो होता है इंटू 10 टू द पावर 6। तो इसमें हमारी टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी 10 टू द पावर 6 से। ये जो पार्ट्स पर मिलियन होता है ये हम कहाँ यूज करते हैं, ये हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास सोल्यूट की क्वांटिटी एज कंपेयर टू सॉल्यूशन बहुत ही कम हो। सोल्यूट जब हमारे पास ट्रेस क्वांटिटीज में प्रेजेंट हो, ट्रेस क्वांटिटीज मीन्स बहुत ही कम क्वांटिटीज में सोल्यूट प्रेजेंट हो। इसका एग्जाम्पल हो सकता है जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में पोल्यूटेंट्स की क्वांटिटी, हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेज हैं, उन गैसेस के बीच में जो पोल्यूटेंट है वो बहुत ही कम क्वांटिटीज में है, मतलब ट्रेस क्वांटिटीज में है। इसीलिए अगर हमें एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट्स की कंसेंट्रेशन निकालनी हो तो हम उसको निकालते हैं पार्ट्स पर मिलियन यानी कि ppm में। तो देखते हैं ये होता क्या है, इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 6। तो इसको हम मास के टर्म्स में भी कर सकते हैं, वॉल्यूम के टर्म्स में भी कर सकते हैं, और मास बाय वॉल्यूम के टर्म्स में भी कर सकते हैं, जैसे हमने परसेंटेज के केस में देखा था। अगर हमें मास के टर्म्स में निकालना हो तो ये होगा मास ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट, लेट अस से सोल्यूट, डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ ऑल कंपोनेंट इन दैट सॉल्यूशन, मतलब टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6। ये पार्ट्स पर मिलियन है तो इसीलिए पर मिलियन से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन इसको हम डोनेट करते हैं काई से, काई कहते हैं इसे, काई। अब हमें किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे, वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द ऑल द कंपोनेंट्स। यहाँ पे हम बात करेंगे नंबर ऑफ मोल्स की टर्म्स में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट। लेट अस टेक अ बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन मींस जिसमें दो कंपोनेंट्स हों, ए और बी हमारे पास दो कंपोनेंट हैं जो मिलके एक सॉल्यूशन बनाते हैं। अब इस सॉल्यूशन में हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है। अगर हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना हो तो ये होगा काई ए इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पे बाइनरी सॉल्यूशन है तो हमारे पास सिर्फ ए और बी के मोल्स होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। तो सिमिलरली अगर हमें निकालना हो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, दूसरा कंपोनेंट हमारे पास क्या है, बी है ना, तो हमें बी का निकालना हो तो ये होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। इसी तरह अगर हमें हमारे पास कोई सॉल्यूशन है जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, ए प्लस बी प्लस सी टिल आई, हमारे पास बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, तो इसमें से हमें किसी भी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट के का मोल फ्रैक्शन निकालना है। काई आई इक्वल टू ये होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल, ये होगा इन सबका सम, नंबर ऑफ मोल्स टिल आई।
अच्छा, तो हमने बात की मल्टीपल कंपोनेंट्स के बारे में, और ये हम बात कर रहे थे बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में जिसमें सिर्फ 2 कंपोनेंट्स होंगे। अब देखो, अगर 2 कंपोनेंट्स होंगे हमारे पास, बाइनरी सॉल्यूशन होगा, तो अगर हम इसको देखें, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो ये क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा, इनको प्लस किया, क्या आया हमारे पास 1। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, काई ए प्लस काई बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1। इसी तरह अगर हमारे पास मल्टीपल कंपोनेंट्स होते, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ ith कंपोनेंट, ऑल विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इज ऑलवेज 1। अब यहाँ पे बाइनरी के केस में, बाइनरी सॉल्यूशन के केस में, अगर हमें मान लो हमें ए कंपोनेंट दे रखा है, काई बी की वैल्यू हमें गिवन है, तो हमें अगर काई ए निकालना हो तो वो हम निकाल सकते हैं 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ऐसे हम, अगर हमारे पास एक मोल फ्रैक्शन की वैल्यू हमें पता हो तो हम दूसरे मोल फ्रैक्शन को निकाल सकते हैं इन केस ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन। तो चलिए हम एक एग्जांपल देखते हैं मोल फ्रैक्शन का। अब यहाँ पे है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इन वाटर इफ 3 मोल्स ऑफ इथेनॉल इज डिसॉल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। तो हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल। ये क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या है, इथेनॉल, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल तो गिवन है, इसमें हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल तो गिवन है, ये कितने हैं, 3 मोल्स, लेकिन हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कैलकुलेट करने पड़ेंगे। अब नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। यहाँ पे वेट और मॉलिक्यूलर वेट, तो वेट हमें गिवन है, कितना है, 1000 ग्राम। वाटर का वेट हमें गिवन है 1000 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट निकाल लिया अगर हम वाटर का, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर ये कितना होता है, 18 ग्राम पर मोल। तो हमारे पास क्या आया, 18 ग्राम पर मोल। ये कितना आएगा हमारे पास, 55.6 मोल। तो हम कैलकुलेट करें मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल वो है हमारे पास 3 मोल्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन। तो 3 मोल्स हुए इथेनॉल के, 55.6 मोल्स हुए हमारे पास वाटर के। तो ये हुआ 3 डिवाइड बाय 58.6, ये आता है 0.05128। तो ये हुआ मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल। सिमिलरली अगर हमें निकालना हो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, तो वो होगा 55.6 डिवाइड बाय 58.6, ये आएगा 0.95। ये हुआ मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। इसको हम वैसे भी निकाल सकते थे मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर को, क्योंकि ये बाइनरी सॉल्यूशन है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर होता है 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल। फिर भी हमारे पास यही आता है 1 माइनस 0.05128, ये आता है 0.95। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल in a solution containing 20% of ethylene glycol by mass।
तो यहाँ पे हमें दे रखा है 20% इथाइलिन ग्लाइकोल बाय मास। बाय मास है, इसका मतलब लेट अस टेक सोल्यूशन हमारे पास हुआ 100 ग्राम का, तो इसमें से वेट ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल C2H6O2 ये होगा 20 ग्राम। तो वेट ऑफ वाटर कितना हुआ, ये होगा 80 ग्राम। ठीक है, अब हमें यहाँ पे निकालनी है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन के लिए हमें चाहिए नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमें पता होना चाहिए मॉलिक्यूलर वेट। तो हम कैलकुलेट करेंगे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल C2H6O2। अब यहाँ पे कार्बन है 2, कार्बन का होता है 12 मास, प्लस 1 × 6 प्लस 16 × 2, 16 ऑक्सीजन के और 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो इंटू 2, ये हमारे पास आया 62 ग्राम पर मोल। और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर कितना होता है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर हुआ 18 ग्राम पर मोल। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल C2H6O2। ये होगा हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, वेट ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। कितना हुआ ये हमारे पास, वेट ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल है 20 ग्राम और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल हुआ 62 ग्राम पर मोल। कैलकुलेट करने पे ये हमारे पास आएगा 0.322 मोल। इसी तरह हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, ये होगा 80 ग्राम। 80 ग्राम इज द वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय 18 ग्राम पर मोल। ये हमारे पास कैलकुलेट करने पे आएंगे 4.44 मोल्स। ठीक है, अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए इथाइलिन ग्लाइकोल और वाटर दोनों के। अब हम बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। करते हैं पहले कैलकुलेट, ये आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ये क्या हुआ 0.322 डिवाइड बाय 0.322 मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस 4.44 मोल्स। कैलकुलेट करने पे ये हमारे पास आएगा 0.068। ठीक है, ये हमारे पास आ गए मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। सिमिलरली हम कैलकुलेट कर सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, ये होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने हैं 4.44 मोल्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल 0.322 प्लस 4.44। कैलकुलेट करने पे ये हमारे पास आएगा 0.932। ये हुए मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर को हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते थे, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, या तो 1 माइनस 0.068 इक्वल टू, कैलकुलेट करने पे आएगा 0.932। सिंस ये एक बाइनरी सॉल्यूशन था इथाइलिन ग्लाइकोल और वाटर का, तो हम इसको 1 माइनस करके भी कैसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोलैरिटी। मोलैरिटी, ठीक है, मोलैरिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, ऊपर आएगा नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पे हम दो चीजों को यहाँ पे हम ले रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय
वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, लेकिन ये वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमेशा लीटर्स में लेना है, ठीक है। अगर एमएल में भी दिया होगा हमें तो हम उसे कन्वर्ट करके लीटर में लेना है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। अब मोलैरिटी को हम डोनेट करते हैं एम से। इवन ये जो इसकी यूनिट्स होती है मोलैरिटी की यूनिट, इसकी यूनिट भी एम होती है, कैपिटल एम, और हम इसको बोलते हैं मोलर, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक है 0.25 एम, मतलब 0.25 मोलर, ये कैपिटल एम लिखा है, इसका मतलब ये मोलैरिटी की बात कर रहा है। 0.25 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaOH, इसका क्या मतलब हुआ? 0.25 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaOH, इसका मतलब हुआ मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये हुआ 0.25 मोलर है, तो मतलब 0.25 मोल्स ऑफ NaOH has been dissolved in 1 liter of the solution. ओके, मतलब NaOH के 0.25 मोल्स 1 लीटर सोल्यूशन में अगर हम डिसॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.25 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaOH। चलिए हम एक एग्जांपल देखते हैं मोलैरिटी के रिलेटेड। यहाँ पे कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml ऑफ सोल्यूशन। मोलैरिटी, मोलैरिटी हमें पता है ये क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट यहाँ पे होगा NaOH, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, बट ये सोल्यूशन होगा इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमें चाहिए होता है मॉलिक्यूलर वेट। हम मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे NaOH का, वो कितना होता है? 23 Na का प्लस 16 प्लस 1, ये हुआ हमारे पास 40 ग्राम पर मोल। तो हम यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH कितने हुए? वेट ऑफ NaOH डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH। हमें वेट दे रखा है 5 डिवाइड बाय 40, ये ग्राम में हुआ, ये ग्राम पर मोल, ये हमारे पास आए 0.125 मोल। और दूसरी टर्म है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अगर हमें वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमें गिवन है 450 ml। हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं 450 डिवाइड बाय 1000 लीटर, है ना। तो हमारे पास आ गया नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो हम इसे मोलैरिटी की इक्वेशन में पुट कर देते हैं। नंबर ऑफ मोल्स है 0.125 मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 450 इंटू 1000 लीटर, नीचे आएगा। ये कैलकुलेट करने पे हमारे पास आएगा 0.278 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। ये मोल पर लीटर भी मोलैरिटी की ही यूनिट होती है, और मोलैरिटी की अभी मैंने एक और यूनिट बताई, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.278 मोलर, कैपिटल एम से। और ये जो 1 लीटर होता है ये 1 डेसीमीटर क्यूब के जितना भी होता है। 1 लीटर को 1 डेसीमीटर क्यूब ही कहते हैं। 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होता है, तो हम यहाँ पे लीटर को डेसीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये 0.278 मोल डेसीमीटर क्यूब और डेसीमीटर क्यूब, ये हमारे पास आ गया मोलैरिटी ऑफ NaOH सॉल्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास कंसेंट्रेशन टर्म है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेंट्रेशन टर्म है, मोलैलिटी। अब इसमें फर्क क्या है? वहां पे था मोलैरिटी, यहाँ पे R था, लेकिन ये है मोलैलिटी। ये क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट, यहाँ पे हम सॉल्वेंट लेंगे और वो भी केजी में लेंगे।
मोलैरिटी में हमने क्या देखा था, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, लेकिन मोलैलिटी में क्या होगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे हम मास के बारे में बात करेंगे, वॉल्यूम के बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पे मास के बारे में बात कर रहे हैं। मोलैलिटी को हम डोनेट करते हैं स्मॉल m से। फॉर एग्जाम्पल 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ KCl, यहाँ पे स्मॉल m है तो इसका मतलब ये मोलैलिटी की बात कर रहा है। 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ KCl मीन्स 1 मोल ऑफ KCl, 1 मोल ऑफ KCl dissolved in 1 kg of water। ये क्या, 1 kg ऑफ वाटर में 1 मोल ऑफ KCl डिजोल्व हो तब उसे हम कहेंगे 1 मोलर KCl सोल्यूशन। ठीक है, अब ये देखो, ये जो मोलैलिटी ये टर्म है ये है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, वेयर एज हमने जो पहले पढ़ा था मोलैरिटी वो होती है टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म, टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म। वाई, बिकॉज इसमें क्या हम यूज कर रहे थे, मोलैरिटी होता था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, वॉल्यूम, वहां पे जो पैरामीटर यूज हो रहा था वॉल्यूम, वहां पे वॉल्यूम टर्म इन्वॉल्व हो रही थी, और वॉल्यूम हम जानते हैं कि वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, इसीलिए मोलैरिटी एक टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है। वेयर एज मोलैलिटी, मोलैलिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मास जो है वो एक टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म है। मोलैलिटी में कोई वॉल्यूम टर्म इन्वॉल्व नहीं है, इसीलिए वो एक टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म है। इसमें हम ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि मोलैरिटी ज्यादा अच्छी है या मोलैलिटी ज्यादा अच्छी है, वो डिपेंड करता है कि हमें हमारी एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस कैसी हैं। अगर हमारा कोई एक्सपेरिमेंट टेम्परेचर सेंसिटिव है तो बेटर है कि हम उसमें मोलैलिटी को यूज करें। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं मोलैलिटी का। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। ठीक है, हमें यहाँ पे वेट दे रखा है इथेनोइक एसिड का, वेट ऑफ इथेनोइक एसिड ये है 2.5 ग्राम। हम मोलिकुलर वेट इसका कैलकुलेट कर लेंगे, कितना होता है, मोलिकुलर वेट ऑफ CH3COOH। हमारे पास कार्बन है 2, हाइड्रोजन है 4 और ऑक्सीजन है 2, तो ये हमारे पास आया 60 ग्राम पर मोल। तो हम यहाँ से मोल्स ऑफ इथेनोइक एसिड कैलकुलेट कर लेंगे, कितने होते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट मींस 2.5 ग्राम डिवाइड बाय 60 ग्राम पर मोल, ये होता है 0.0417 मोल। और हमारे पास दे रखा है मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है, यहाँ पे सॉल्वेंट है बेंजीन, ये हमें दे रखा है 75 ग्राम, इसको हम लिख सकते हैं 75 डिवाइड बाय 1000 kg। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करते हैं मोलैलिटी ऑफ इथेनोइक एसिड, ये होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनोइक एसिड डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, और ये मास ऑफ सॉल्वेंट होना चाहिए इन kg। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 0.0417 डिवाइड बाय, इसकी यूनिट क्या हुई, मोल, डिवाइड बाय 75 इंटू 1000 kg। कैलकुलेट करने पे हमारे पास ये आएगा 0.556 मोल पर kg। ठीक है,
ये आ गई हमारे पास मोलैलिटी ऑफ इथेनोइक एसिड। अब हम देखेंगे यहाँ पे ये मोल पर केजी, ये होती है यूनिट ऑफ मोलैलिटी। इस वीडियो में हमने पढ़ा कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में। कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स वॉल्यूम से रिलेटेड होती हैं, जैसे वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मोलैरिटी, और एक नॉर्मेलिटी टर्म भी है जो मैं किसी और वीडियो में पढ़ाऊंगी। तो ये जो टर्म्स होती है वॉल्यूम से रिलेटेड, सिंस इसमें वॉल्यूम एक पैरामीटर यूज होता है, तो ये सारी की सारी टर्म्स होती हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट। वेयर एज जो कंसंट्रेशन टर्म्स मास से रिलेटेड होती हैं, जिसमें मास को हम यूज करते हैं, जैसे मास परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन, मोल फ्रैक्शन या मोलैलिटी, इन सारी टर्म्स में वॉल्यूम यूज नहीं होता बल्कि मास यूज होता है, वॉल्यूम नहीं होता यूज। इसीलिए ये सारी कंसंट्रेशन टर्म्स टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हुई। ठीक है, तो हमने पढ़ा यहाँ पे कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स टेम्परेचर डिपेंडेंट होती हैं, कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती हैं। मेनली हमें याद रखना है कि जो मोलैलिटी है वो है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, और जो मोलैरिटी है, सिंस उसमें वॉल्यूम का फैक्टर यूज होता है, तो ये है टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म।